जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने बीएनएस की पहली क्लास कर ली थी और बीएनएस की पहली क्लास में हम लोगों ने धारा 75 तक पढ़ लिया था। तो 75 तक पढ़ा था लैंगिक उत्पीड़न तक। ठीक है, तो इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो आगे ये देखते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न किस में दिया गया है, धारा 75 में। ठीक है, और यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, जब कोई पुरुष यौन संबंध बनाने के लिए किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से स्पर्श या अग्र क्रियाएँ करता है, ठीक है, यह शारीरिक संबंध बनाने के इशारे या चाह करता है, तब जो है यह लागू होता है। ठीक है, कि लैंगिक उत्पीड़न है जब कोई पुरुष यौन संबंध बनाने के मांग या अनुरोध करता है, यदि कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो दिखाता है, और यदि कोई पुरुष किसी महिला पर क्या करता है, सेक्सुअल रिमार्क करता है। उपरोक्त चारों परिस्थितियों में से शुरुआत के 3 मामलों में दंड कठोर कारावास है, यानी 3 वर्ष तक का, और साथ में जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम चौथे मामले में उसे क्या होगा, साधारण से कठोर दंड दिया जा सकता है, जिसमें कारावास की अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है धारा है, धारा 76 है, महिला को निर्वस्त्र। ठीक है, महिला को क्या करना, निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना, तो आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो ये धारा 76 में है। ठीक है, इस धारा के तहत अपराधी को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यह किसमें बताया गया है, धारा 76 में। धारा 77 क्या कहता है, यह धारा दृश्य रतिकता, यौनिक दृश्य या ताक झांक से संबंधित है, जो किसी महिला की निजी प्रक्रियाओं को बिना उसकी सहमति से देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन्हें प्रसारित करना, ये अपराध धारा 77 में है। निजी कर्म में लगी महिला या उन परिस्थितियों में महिला को देखना, ताकना, झांकना जिसमें उसे लगे कि कोई उसे नहीं देख रहा है। ठीक है, इस मामले में फ़ोटो लेना और उसे प्रसारित करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो धारा 77 ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ताक झांक का दंड, जिससे पहली बार की स्थिति में दंड जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना होगा, और दूसरी बार में बार की स्थिति में क्या करेंगे, 3 वर्ष तक से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। मतलब एक बार करेंगे तो 1 से 3 वर्ष के लिए रहेगा और जुर्माना रहेगा, और दूसरी बार करेंगे तो 3 से 7 वर्ष तक का होगा कारावास और जुर्माना। ठीक है, धारा 78 क्या है, पीछा करना। पीछा करना किस में दिया गया है, धारा 78 में। जब कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार पीछा करता है और उसे बार बार स्पर्श करने का प्रयास करता है, तब वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कौन सी धारा है, धारा 78 है। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके किसी महिला का पीछा करता है, तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। स्टॉकिंग क्या है, इसके लिए दंड है, मतलब पहली बार ऐसे कृत्य पर, ठीक है, पहली बार ऐसे दंड पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और दूसरी बार या बार की स्थिति में कृत्य करने पर दंड जो हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये किस में बताया गया है, धारा 78 में बताया गया है। अगला है महिला की लज्जा का अनादर। धारा 79 में बताया गया है महिला की लज्जा का अनादर। इस धारा के अंतर्गत 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से तरीके हैं, देखिए, शब्द, अंग विच्छेद, ठीक है, ऐसे कार्य जिसमें महिला को शर्मिंदगी महसूस होती हो, ऐसी स्थिति में यदि महिला की एकांतता भंग होती है तो उस अपराधी को साधारण कारावास के तहत 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो किसमें बताया गया, धारा 79 में, महिला की लज्जा का अनादर। धारा 80 का 1, दहेज मृत्यु। ठीक है, दहेज मृत्यु के लिए धारा 80 में बताया गया है कि किस तरह ये इसको प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया किसमें, धारा 80 में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया है। इसमें किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न क्या करा जाएगा, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न जो है होती है। ठीक है, 7 वर्ष के भीतर या भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है। पीड़ित की मृत्यु ठीक पहले, पीड़ित की मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता उत्पीड़न करता है, तो
यह धारा लागू होती है। 80 का 1, पहले यह उपबंध आईपीसी की धारा 304 बी में थी। ठीक है। 80 का 2 क्या कहता है? धारा 80 का 2 कहता है जो कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु का अपराध करेगा उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा कारावास से दंडित किया जाएगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। धारा 82 क्या कहता है? पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना यह क्या है? अपराध है। धारा 82 का 2 कहता है पति, ठीक है, धारा 82 का 2 क्या कहता है? पति या पत्नी के होते हुए द्विविवाह करने पर, ठीक है, कैसे याद करेंगे? 82 का 2 यानी 2, पति या पत्नी के होते हुए द्विविवाह करने पर दंड के रूप में कारावास की अवधि कितनी रहेगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी इसके साथ दंडनीय होगा। ठीक है। अपवाद यह है, यह उपधारा ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। ठीक है। या पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करता है यदि ऐसा पति या पत्नी पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से लगातार 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, मतलब 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहा हो तब यह अपवाद है, इसमें कोई भी दंड नहीं होगा। और उस समय अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके जीवित होने की सूचना ना मिली हो, मतलब कोई भी सूचना मिली हो, जिंदा है, मृत्यु है, तो वह जो है विवाह कर सकता है। ऐसे पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति ऐसे विवाह होने के पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ विवाह किया गया है तथ्यों की वास्तविक स्थिति के अवगत करा दें जहाँ तक कि वे उसके ज्ञान में हो। ठीक है, ये मतलब बता दें तभी करें। अगला देखते हैं हम लोग धारा 83, कपटपूर्वक विवाह करना, फर्जी विवाह करना, मतलब जो है कपटपूर्वक यानी फर्जी विवाह कर लेता है तो धारा 83 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक पूर्ण आशय से विवाह करने का समारोह संपन्न करेगा या जानते हुए कि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं है तो ठीक है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो धारा 83 में बताया गया है कपटपूर्वक विवाह करना। धारा 84 क्या कहता है? धारा 84 कहती है कि किसी शादीशुदा महिला को आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर ले जाना या रोक कर रखना। तो यह किसमें बताया गया? धारा 84 में। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष की पत्नी और उसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे या उस आशय से किसी ऐसी स्त्री को छिपाएगा या रोके रखेगा तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपवाद है, यदि महिला अपनी इच्छा से अपने पति को छोड़कर जाती है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। ये अपराध जो अपवाद है यह बताया गया, अगर महिला अपनी इच्छा से जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 85 क्या कहती है? किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। किसी स्त्री के पति या पति के जो रिश्तेदार होंगे के द्वारा क्या करना? स्त्री के साथ जो है क्रूरता करना। यह धारा 85 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, कितना? 3 वर्ष। पहले इस उपबंध का उल्लेख किसमें था? आईपीसी की धारा 498 ए में था। धारा 86 देखते हैं। धारा 86 क्या कहती है? धारा 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता से तात्पर्य है। ठीक है, यह बताया गया है धारा 86 में, कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो किसी ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, प्रेरित करने के या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक को गंभीर चोट या खतरा पैदा करने की संभावना हो, या फिर महिला का उत्पीड़न जहां ऐसे उत्पीड़न से उसे उसके किसी संबंधित व्यक्ति को या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है। ठीक है,
तो धारा 86 थी। अब धारा 87 देखते हैं, किसी स्त्री का विवाह आदि करने के लिए व्यपहरण मतलब किडनैपिंग। अपहरण और व्यपहरण। अपहरण होता है एबडक्शन और व्यपहरण क्या होता है? किडनैपिंग। किडनैपिंग होती है बच्चों के लिए और अपहरण होता है बड़ों के लिए। ठीक है। किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश किया जाए या उसे अवैध संभोग के लिए विवश बहकाया जाए तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 88, गर्भपात कारित करना। धारा 88, यदि कोई महिला या अन्य कोई व्यक्ति गर्भपात कारित करता है और यह गर्भपात महिला की जान बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है। गर्भपात कारित करने के दंड कितने हैं? 3 वर्ष का कारावास होगा, साथ में जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि महिला स्पंदन गर्भा यानी विथ हार्ट बीट है तो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 89 क्या कहती है? महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कराना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कराता है तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों से किसी भी एक से दंडित किया जाएगा। अन्य स्थिति में कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यह धारा 89 में बताया गया है, 89 में। ठीक है। अगला है धारा 90, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य से क्या होगी? हुई मृत्यु। ठीक है। धारा 90 में बताया गया, अगर गर्भपात कराने से आशय से किसी मतलब कोई गर्भपात कराया गया है उससे जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कोई किसी गर्भपात स्त्री का गर्भपात कराने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जहां अपराध 1 में निर्दिष्ट कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है वहां या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट से दंडनीय होगा। ठीक है। अगर बिना मर्जी के करेंगे तो अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाएगा? जो है आजीवन कारावास हो जाएगा या जो भी धारा लगती है 10 वर्ष की वो लगा दी जाएगी। ये बताया गया है पॉइंट नंबर 2 में। नोट देखते हैं, इस उपधारा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है। ठीक है। मतलब उसको पता है या नहीं पता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर मृत्यु हो जाती है तो यह धारा लग जाएगी। अब धारा है 93, माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को असुरक्षित छोड़ना और त्यागना। माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को असुरक्षित छोड़ना या त्यागना। तो यह बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे बालक की देखभाल करते हुए ऐसे बालक को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से किसी स्थान पर छोड़ेगा या खुले में छोड़ेगा तो क्या होगा? वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया है धारा 93 में। धारा 94 क्या कहती है? मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म का रहस्य छिपाना। धारा 94 में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु के शव को गुप्त रूप से दफनाकर या अन्यथा उसका निपटान करके, चाहे वह शिशु उसके क्या है जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान मरा हो, ऐसे शिशु के जन्म को जानबूझकर छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा तो वह 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 94 में बताया गया है, मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा धारा जन्म का रहस्य छिपाना। यह धारा किसमें? 94 में बताया गया है। धारा 95 क्या कहता है? किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को किराए पर लेना या नियोजित करना। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को अपराध जैसे अनुचित, मैथुन, अश्लील साहित्य करने के लिए भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है तो वह क्या होगा? 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो धारा 95 में ये बताया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें सारी धाराएं आपको कंप्लीट हो जाएंगी और इम्पोर्टेंट धाराएं हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे जो है तरीके से समझाया भी गया है। ठीक है। तो आगे देखेंगे धारा 95 के बाद धारा 96, शिशु का उपापन या खरीद फरोख्त करना, मतलब खरीद फरोख्त करना
यह धारा 96 में बताया गया है कि किसी शिशु का खरीद फरोख्त करना, यौन शोषण करने के उद्देश्य से शिशु की खरीद फरोख्त करने पर 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, गलत तरीके से यूज करने के लिए क्या करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, सज़ा होगी 10 वर्ष तक जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह धारा 96 में बताया गया है। धारा 97 क्या कहता है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चुराने के इरादे से उसका अपहरण या व्यापारण, ठीक है, अपहरण या अपहरण करना, ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चुराने के इरादे से उसका अपहरण या अपहरण करना। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को या इस आशय से अपहरण या अपहरण करता है कि वह उस बालक के शरीर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे वह 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये किस में बताया गया है, धारा 97 में बताया गया है। अगला क्या है, धारा 98। धारा 98 में क्या बताया गया है, वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजनों के लिए बच्चे को बेचना, ठीक है, छोटी बच्चियां होती हैं जैसे ये देखिए, तो इनको क्या है, वेश्यावृत्ति के लिए क्या करते हैं, बच्चे को बेचना, ठीक है, कोई भी इसको बेच दे। तो इसमें बताया गया है कौन सी धारा में, धारा 98 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस आशय से बेचेगा या भाड़े पर देगा या अन्यथा निपटाएगा कि ऐसा बालक किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए या किसी विधि विरुद्ध और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब है अध्याय 6। अध्याय 6 क्या कहता है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। आपराधिक सदोष मानववध किसमें बताया गया है, धारा 100 में बताया गया है, यानी कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यह किसमें बताया गया, धारा 10। आपराधिक सदोष मानववध किसमें बताया गया है, धारा 100 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य है या जानते हुए कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होना संभव है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, तो वह सदोष मानववध से अपराध करता है, ठीक है, तो वह सदोष मानववध माना जाएगा। पहले इसका जो है उल्लेख आईपीसी की धारा 299 में था, अब धारा 100 में है। इसमें केस है रेग बनाम गोविंदा मामला, सदोष मानववध से संबंधित है, सदोष मानववध धारा 100 में है। धारा 105 क्या है, सदोष मानववध के लिए दंड के रूप में आजीवन कारावास या कम से कम कितना, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा दी जाएगी। यह धारा 105 में बताया गया है सदोष मानववध के लिए, ठीक है। दंड कितना हो जाएगा, आजीवन कारावास होगा या 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल हो सकेगी, यह धारा 105 में कहा गया है। धारा 105, ठीक है, हाँ। धारा 106 धारा 101 हो जाएगा, हत्या, ठीक है। हत्या किसमें बताया गया है, मर्डर, यह बताया गया है धारा 101 में। धारा 101 में बताया गया है हत्या, जहाँ किसी व्यक्ति को मारना पहले से तय हो, ठीक है, और उसे मार दे तो बाद हत्या होगी, तो यह किसमें बताया गया है, धारा 101 में। हत्या करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा होगी, यह किसमें बताया गया है, धारा 103 में। हत्या करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा, ये किसमें बताया गया है, धारा 103 में। धारा 103 में बताया गया है हत्या करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा, तो इसमें हो जाएगा धारा 103 हो जाएगा। धारा 104 का कहता है आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराधी द्वारा हत्या के लिए दंड है। आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराधी द्वारा हत्या के लिए दंड बताया गया है, मतलब कोई आजीवन कारावास की सज़ा पाया है फिर जो है वह अपराधी हत्या करता है तो उसके लिए दंड बताया गया है धारा 104 में। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा के अधीन रहते हुए हत्या करेगा तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्रकृति जीवन काल से होगा, ठीक है। मतलब जो आजीवन कारावास होगा और जो बच्चा कुचा होगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा या फिर पूर्ण जो है जीवन काल के लिए उसे जो है क्या होगा,
दंड मिलेगा। धारा किसमें बताया गया है? धारा 104 में। धारा 105 ऊपर पढ़ ही लिया था, अब धारा 106 है, उपेक्षा से मृत्यु कारित करना। धारा 106 में बताया गया उपेक्षा से मृत्यु कारित करना। धारा 106(1) में यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आता कारित करेगा तो वह 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यह बताया गया धारा 106(1) में। यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये पॉइंट बताया गया है इसमें धारा 106(1) में। धारा 106(2) क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब मार के भाग जाना, ठीक है, हिट एंड रन जैसे होता है। धारा 106 में बताया गया यदि कोई व्यक्ति तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, और तुरंत मार के भाग जाता है तो उसके लिए सजा क्या हो जाएगी? जो भी अवधि होती है उससे जो है 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है धारा 107, ठीक है। धारा 107 बताता है बालक या विकृतचित्त व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। धारा 107 में क्या कहता है? कोई बालक है या विकृतचित्त व्यक्ति है या नशे में धुत है तो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, ठीक है, या उसको वो होश में नहीं है तो उसको उकसाना या दुष्प्रेरित करना, ठीक है, ये बताया गया है धारा 107 में। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। यदि कोई बच्चा, कोई विकृतचित्त व्यक्ति या नशे की हालत में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। 1 मिनट। हाँ, आत्महत्या कर लेता है तो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। धारा 107 में बताया गया है कि क्या करेंगे? किसी को उकसा देंगे और मृत्यु कारित कर लेता है तो सज़ा क्या मिलेगी? आजीवन कारावास मिलेगी, 10 वर्ष तक की मिलेगी, ठीक है, मृत्युदंड मिलेगा, ठीक है, ये सब बताया गया है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब धारा 108 क्या कहता है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और यह जुर्माने के लिए भी क्या होगा? उत्तरदायी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? उसमें होश में नहीं था, अब इसमें होश में भी है, ठीक है। धारा 108 में कहता है यदि कोई व्यक्ति को कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है, ठीक है, तो और वह होश में रहते हुए भी उकसाने से जो है आत्महत्या कर लेता है तो उसे क्या होगा? तो उसमें सज़ा मृत्युदंड नहीं होगी और आजीवन कारावास नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा? जो होती है सज़ा, ठीक है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, कारावास जो होगा उसके अलावा 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी दंडित होगा। धारा 108 में बताया गया है। धारा 109 क्या है? हत्या का प्रयास। हत्या करने के कृत्य की विफलता ही हत्या का प्रयास है। किसी व्यक्ति की हत्या करने गए लेकिन वह व्यक्ति मरने से बच गया तो ऐसी विफलता हत्या का प्रयास है, ठीक है, और ऐसे अपराध में 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भले ही ना मरा हो लेकिन आपने क्या किया? मारने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया तो इसमें क्या होगा? 10 वर्ष तक का कारावास होगा और क्या हो जाएगा? जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि हत्या करने के प्रयास में पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाए तो अपराधी को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या है? 10 वर्ष तक का है, मरा नहीं है, लेकिन अगर कोई चोट वोट लग गई है तो आजीवन कारावास तक भी जो है आपको सज़ा दिया जा सकता है। और पहले क्या है? इसका उल्लेख IPC की धारा 307 में था हत्या के लिए, ठीक है, हत्या के लिए प्रयास। और इसमें किसमें है? BNS की धारा 109 में हत्या का प्रयास है। धारा 110 क्या कहता है? आपराधिक सदोष मानव वध करने का प्रयास या प्रयत्न और इसका दंड
यह धारा 110 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध का प्रयास करता है तो वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसे कार्य के किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 110 में बताया गया है आपराधिक सदोष मानववध करने का प्रयास। धारा 111 क्या कहता है? संगठित अपराध। संगठित अपराध धारा मतलब ये संगठित है, 1 क्या है? संगठित है। तो इस हिसाब से बताएंगे कि संगठित अपराध किसमें है? धारा 111 में। इस धारा का उल्लेख आईपीसी में नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट रखने वाली बात है कि यह उल्लेख जो है आईपीसी में क्या है? उल्लेख नहीं था संगठित अपराध के लिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह नया उपबंध जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पूछा गया है नया जो है उपबंध कौन सा जोड़ा गया है जो आईपीसी में नहीं था, तो यह हो जाएगा संगठित अपराध। ये धारा बीएनएस के 111 में है। इसमें क्या बताया गया है? अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियार या अवैध सामान, सेवाओं, वेश्यावृत्ति या फैरोती के लिए, मानव तस्करी सहित कोई भी गैर कानूनी गतिविधि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा का उपयोग करके हिंसा की धमकी, जबरदस्ती या किसी अन्य गैर कानूनी तरीके से वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित अपराध यह क्या है? माना जाएगा। तो ये बताया गया है धारा 111 में। आगे देखते हैं। धारा 112 क्या कहती है? छोटा संगठित अपराध। धारा 112 कहती है छोटा संगठित अपराध। यदि कोई किसी समूह या गिरोह का सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, अनाधिकृत सट्टा या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा, प्रश्न पत्रों की बिक्री या कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य करता है तो उसे क्या है? लघु संगठित अपराध करने वाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बताया गया छोटा संगठित अपराध। चोरी में छल से चोरी, वाहन, आवास या व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी और जेब कतरी, कार्ड स्कीमिंग या के माध्यम से चोरी, दुकान से सामान चुराना और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा संगठित अपराध करेगा तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास से किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, ठीक है। और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 112 में बताया गया छोटा संगठित अपराध और धारा 111 में क्या था? संगठित अपराध। अब धारा 113 का कहता है आतंकवादी कृत्य। धारा 113 कहती है आतंकवादी कृत्य। जैसे मुंबई हमला हुआ था तो उसमें ये क्या हुआ था? आतंकवादी कृत्य था। तो यह बताया गया धारा 113 में। देखिए, यदि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की संभावना से या भारत में किसी विदेशी देश में लोगों के किसी वर्ग में आतंक के फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना से कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो ऐसा कृत्य आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसमें बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों का उपयोग करके या किसी अन्य पदार्थ, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य द्वारा जो खतरनाक प्रकृति का हो, शामिल हो। इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारी से संवैधानिक पदाधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी अभिप्रेत है। इस धारा के अंतर्गत नकली मुद्रा से अर्थ ऐसी नकली मुद्रा से है जिसे किसी प्राधिकृत या अधिसूचित फोरेंसिक प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात घोषित किया जा सकता है। ऐसी मुद्रा भारतीय मुद्रा की प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं की नकल करती है और उसे समझौता करती है। इस तरह के अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में कारावास से दंडित किया जाएगा। इसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित
किया जाएगा। तो यह बताया गया है, ठीक है। और भी इसमें बातें की हैं, जो कोई आतंकवादी कृत्य करने का षड्यंत्र रचेगा या करने का प्रयास करेगा अथवा आतंकवादी कृत्य करने की वकालत करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, सलाह देगा या उकसाएगा, प्रत्यक्ष या जानबूझकर उसे सुगम बनाएगा, उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये बहुत सारी बातें रखी गई हैं और दंड बताया गया 5 वर्ष तक होगा, उससे कम नहीं होगा। और इस धारा का जो है उल्लेख आईपीसी में नहीं था, ठीक है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा में या धारा 113 जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट। तो ये भी जो है आतंकवादी कृत्य भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, धारा 113 में है। धारा 114 क्या बताया गया है, चोट उपहति, ठीक है, चोट या उपहति, ठीक है, हर्ट। कोई व्यक्ति जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या अशक्तता या अंग शैथिल्य पहुंचाता है, उसे चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचाना कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 319 में था। धारा 114 हो जाएगा, चोट या उपहति हो जाएगा। धारा 115 क्या कहता है, स्वेच्छा यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, ठीक है। यदि कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 115 में बताया गया है स्वेच्छा जानबूझकर चोट पहुंचाना। धारा 116 कहती है गंभीर चोट, ठीक है, गंभीर चोट बताया गया है धारा 116 में। इसमें 8 प्रकार के चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में रखा गया है, जैसे नपुंसक बना देना, किसी की आँख की दृष्टि से स्थायी रूप से नष्ट कर देना, किसी भी कान की सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से समाप्त कर देना, या किसी भी अंग या जोड़ का काटना या तोड़ना, जैसे हाथ काट दिया, उंगली काट दिया। इस तरह किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश करना या स्थायी रूप से छीन कर देना, या सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत कर देना, हड्डी या दांत का फ्रैक्चर कर देना, या कोई ऐसी चोट जो जीवन को खतरे में डाल दे या जिसके कारण पीड़ित को 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा हो या वह अपने सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए। तो यह किसमें बताया गया है, धारा किसमें, धारा 116 में गंभीर चोट, ठीक है। और 8 प्रकार के चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में रखा गया है। अब धारा 117 क्या बताया गया है, स्वेच्छा जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना यानी जानबूझकर पहुंचाना। इसमें कम से कम क्या है, 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकेगा अगर आप जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते हैं। तो स्वेच्छा जानबूझकर चोट पहुंचाना धारा 117 में है। धारा 118 क्या कहता है, खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। तो गंभीर चोट पहुंचाना खतरनाक हथियारों द्वारा, ठीक है, स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना यह धारा 118 में बताया गया है। देखिए इसमें कौन से हथियार हैं, तो ये सब जो हथियार दिए गए हैं, छुरी, चाकू, ठीक है, ये सब जो दिए गए हैं ये हैं हथियार, ठीक है। इस अपराध के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में अपराध माना जाएगा, गोली चलाना, छुरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु हो जाने की संभावना हो, ठीक है। तो ये धारा 118 में बताया गया है। आग द्वारा या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष संरक्षक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास लेना, निगलना या रक्त में मिल जाना मानव शरीर में के लिए हानिकर हो। और ऐसे अपराध पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई स्वेच्छा से गौर उपहति कारित करेगा वह जीवन कारावास से या कम से कम 1 वर्ष का कारावास हो जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 119 क्या कहती है, संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। देखिए इसमें बताया गया संपत्ति हड़पने के लिए किसी अवैध कार्य के लिए, ठीक है, या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना धारा 119 में बताया गया है। ऐसे अपराध करने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब ऐसा कोई अपराध करने पर 10 वर्ष तक के कारावास होगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास और गंभीर जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये किसमें बताया गया है, धारा 119 में। अब धारा क्या है, 121, लोक सेवक को उसके कर्तव्य
लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने या डराने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। ठीक है, मतलब कोई पुलिस वाला है, ठीक है, वो लोक सेवक है, अपना कर्तव्य करने आता है और आप क्या करते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, स्वेच्छा से कोई चोट पहुंचाते हैं, तो वो धारा 121 में बताया गया है। इस तरह के अपराध पर लोक सेवक को चोट पहुंचाने पर क्या होगा, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और गंभीर चोट के मामले में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यह बताया गया है धारा 121 में। 1 मिनट। अगला क्या है, धारा 122 उत्तेजनावश स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। ये किसमें बताया गया है, धारा 122 में। धारा 123 क्या कहता है, अपराध करने के आशय से विष या आदि द्वारा क्षति पहुंचाना, कोई जहर वगैरह देके क्षति पहुंचाना, यह धारा 123 में बताया गया है। यदि कोई किसी व्यक्ति को विष या कोई बेहोश करने वाली मादक या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य वस्तु से इस आशय से देगा कि उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाए, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला क्या है, धारा 124। इसमें क्या है, अम्ल यानी एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, एसिड अटैक, धारा 124 में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है। ठीक है, ये बंदा एसिड इसको फेंक रहा है लड़की को। यदि कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विकृत या अशक्त बनाता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या तेजाब पिलाकर गंभीर चोट या क्षति पहुंचाता है, तो उसे कम से कम कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष तक के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो यह बताया गया है धारा किसमें, धारा 124 में बताया गया है अम्ल एसिड अटैक के लिए। धारा 124(2) क्या कहता है, यदि कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी अन्य साधन का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो कम से कम 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये धारा 124(2) कहता है। ठीक है, पहले जो है एसिड अटैक का उल्लेख आईपीसी की धारा 326A में था और तथा आईपीसी की धारा 326B में एसिड अटैक के प्रयास का उल्लेख था। अब धारा 124 का 2 में हो गई है। ठीक है, धारा 124 के 2 में है। धारा 125 का कहता है, धारा 125 कहता है कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य धारा 125 में है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतने उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसे 3 महीने तक की जेल या जुर्माने से जो 2500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो किसमें बताया गया, धारा 125 में बताया गया है। धारा 126 क्या है, धारा 126 बताता है सदोष अवरोध। ठीक है, सदोष अवरोध धारा 126 में बताया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है जिससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके जिसमें आगे बढ़ने का उस व्यक्ति को अधिकार है, तो यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति को सदोष रोका है, सदोष अवरोध कहलाता है। पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 339 में था और अब धारा 126 में बताया गया है सदोष अवरोध। अब क्या है, धारा 128 बल की परिभाषा। तो कैसी लग रही है वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धारा 128 क्या कहती है, बल की परिभाषा। निम्न परिस्थितियों में बल प्रयोग करना माना जाएगा, किसी वस्तु या व्यक्ति की गति प्रदान की जाए, गति में परिवर्तन हो जाए या गतिहीन की जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, तो यह बल की परिभाषा है। बल का प्रयोग कितने 3 तरीके से बताया गया है, देखते हैं। अपनी शारीरिक शक्ति से या फिर किसी पदार्थ
इस प्रकार निपटान करके कि उसकी गति परिवर्तित या गति की समाप्ति या उसके किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी अन्य कार्य के बिना हो जाए, यह बताया गया है। या किसी पशु को चलने, उसकी गति बदलने, चलना बंद करने के लिए प्रेरित करके, यह है 3 पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है। अगला है धारा 129 आपराधिक बल। धारा 129 है आपराधिक बल। किसी की सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना ही आपराधिक बल कहलाता है। और ऐसे आपराधिक बल के प्रयोग से किसी व्यक्ति को कुछ क्षति पहुँचे या उसे भय क्षोभ हो तो यह आपराधिक बल हो जाएगा। तो धारा 129 में बताया गया है आपराधिक बल। धारा 130 में क्या बताया गया है? हमला। हमला किस में है? धारा 130 में। यदि कोई व्यक्ति इशारा या तैयारी यह जानते हुए करता है कि ऐसे इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह इशारा या तैयारी करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसने हमला किया ऐसा माना जाएगा। ठीक है। तो हमला बोला गया है धारा 130 में। गंभीर हमला किस में बताया गया? धारा 131 में। गंभीर उकसावे के अलावा हमले या आपराधिक बल के लिए सजा। गंभीर उकसावे के अलावा, ठीक है, हमले या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए सजा है। धारा 131 में बताया गया है। यदि कोई किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 3 माह तक की सजा या जुर्माने से या 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये किसमें बताया गया? धारा 131 में। धारा 132 क्या कहता है? लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 132 बताया गया है लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग धारा 131 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्वक कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो 2 वर्ष तक की सजा जेल हो जाएगी या फिर जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 132 में बताया गया है। धारा 133 यह बताता है गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। देखिए, यदि कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति का अपमान करने के आशय से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। यह धारा 133 में बताया गया है। अगला है धारा 134। धारा 134 क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर हमला उस संपत्ति को जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने या ले जा रहा हो चोरी करने का प्रयास करते हुए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 134 में बताया गया है। धारा 135 क्या कहती है? किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 135 कहती है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा या उस व्यक्ति को सदोष बंधक बनाने का प्रयत्न करते हुए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो उसे क्या होगा? 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब क्या है? धारा 136 है गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक हमला उकसावे के कारण हमला करता है, ठीक है, या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 1 माह तक के साधारण कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया धारा 136 में। गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग धारा 136 में है। धारा 137 क्या कहती है? व्यापहरण यानी किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या है? देखिए, व्यापहरण 2 प्रकार का होता है।
भारत में अपहरण और वैध संरक्षण से व्यापहरण, ठीक है। भारत से व्यापहरण और वैध संरक्षण से व्यापहरण, यह दो तरीके के है किडनैपिंग होता है, ठीक है। यदि कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है तो वह व्यापहरण करने के कारण अपराधी माना जाएगा। अगला क्या है, यदि कोई किसी बालक या किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के विधि पूर्वक संरक्षक की सम्मति के बिना उसके संरक्षक से दूर ले जाता है या फुसलाता है तो वह व्यापहरण कहलाता है, करने के कारण अपराधी माना जाएगा। यहाँ विधिवत संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल है जिसे विधि पूर्वक ऐसे बच्चे या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई हो, तो ये सब माना जाता है, ठीक है। अपवाद क्या है, यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होगा जो सद्भावनापूर्वक अपने को किसी नाजायज बच्चे का पिता मानता है या सद्भावनापूर्वक अपने को ऐसे बच्चे के वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक गैरकानूनी उद्देश्य के लिए न किया गया हो। और धारा 137(2) यदि कोई किसी व्यक्ति को भारत से या विधि पूर्ण संरक्षक से व्यापहरण करेगा तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 137 में बताया गया है। अगला क्या है, अपहरण है। अपहरण किस में बताया गया है, धारा 138 में, यानी एब्डक्शन। किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल या छल का प्रयोग करना अपहरण कहलाता है। धारा 139 में बताया गया है भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बच्चे का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना। यह धारा बताया गया है 139 में। देखिए इसमें छोटा बच्चा है, इसको भीख मांगने के लिए जो है क्या करेंगे, अपहरण करके उसे अपंग बना देंगे या फिर कुछ काट देंगे, इस तरह जो जुर्म करेंगे वह धारा 139 में बताया गया है। धारा 139 में यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का भीख मांगने के प्रयोजन से अपहरण करेगा या ऐसे बालक का विधि संरक्षक न होते हुए भी बालक की अभिरक्षा या उद्देश्य से प्राप्त करेगा कि ऐसे बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके तो वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की होगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 139 में बताया गया है। धारा 139 का तो कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस उद्देश्य से अपंग करेगा कि वह उस बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके तो उसे कम से कम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक जो है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 139(2) में बताया गया है। धारा 139(4) में क्या बताया गया है, इस धारा में भीख मांगने से तात्पर्य है किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह गायन, नृत्य, भविष्य बताने या दिखाने जैसे या वस्तुएं बेचने या अन्यथा के बहाने हो, ये सब भी हों तब भी जो है वह जो है इस धारा के तहत दंडनीय होगा। भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, दान प्राप्त करने या जबरन वसूली करने के उद्देश्य से किसी घाव, जख्म, चोट, विकृति या रोग को उजागर या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं का हो या किसी अन्य व्यक्ति का या पशु का हो, ऐसे बच्चे को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जो है प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना, तो ये भी जो है जुर्म माना जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो है गाड़ी के साइड में खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं, ठीक है, तो यह आदमी से भिक्षा मांग रहे हैं लेकिन यह कोई और करवाता है तो वो जो है इसके लिए जुर्माना होगा, जो है दंडनीय होगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है और इनसे जो है इस कार्य को करवाता है तो ये व्यक्ति दोषी कहलाएगा, ठीक है। धारा 140 क्या है, हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण या व्यापहरण। धारा 140 में बताया गया है हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण या व्यापहरण। यदि कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण इस उद्देश्य से करेगा कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या उसे इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाए कि उसकी हत्या किए जाने का खतरा हो जाए तो उसे जो है आजीवन कारावास, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी।
और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। तो यह धारा 140 में बताया गया है हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण। धारा 141 क्या बताया गया है, विदेश से लड़की या लड़के का आयात। धारा 141 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश से 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या 18 वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को भारत में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए जानबूझकर किया जाए या बहकाया जाए या ऐसे कार्य कराने की संभावना हो तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यह बताया गया धारा 141 में। धारा 143 क्या कहती है, मानव तस्करी। ठीक है, तस्करी हो रहा है, ये इनको बेच रहा है। ठीक है, तो धारा 143 में बताया गया है यदि कोई शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है या परिवहन करता है, आश्रय देता है या स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है तो वह मानव तस्करी अपराधी माना जाएगा। मानव तस्करी में शामिल हैं धमकियों का प्रयोग करना या बल प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती या प्रयोग करना या अपहरण द्वारा या धोखाधड़ी या छल के द्वारा या सत्ता का दुरुपयोग करके। शोषण शब्द में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दास्ता, भिक्षावृत्ति या अंगों को बलपूर्वक निकालने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। दुर्व्यापार के अपराध अवधारणा में पीड़ित की सहमति जो है महत्वहीन है। धारा 143(2) क्या कहता है, यदि कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(2) कहता है। धारा 143(3) में है जिस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार शामिल है वहाँ वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि कितनी 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी। साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यह धारा 143(3) में बताया गया है। धारा 143(4) जिस व्यक्ति में किसी बालक का दुर्व्यापार शामिल हो वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह धारा 143(4) में बताया गया है। धारा 145(5) जिस अपराध में एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार शामिल हो वहाँ वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम से कम 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(5) में बताया गया है। धारा 143(6) यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार बालक की तस्करी के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब कोई भी जो है एक से अधिक बार कोई बालक की तस्करी के अपराध में पकड़ा जाता है तो धारा 143(6) में बताया गया है। धारा 143(7) क्या कहता है, जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अवैध व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये लोक सेवक के बारे में बताया गया है धारा 143(7) में। अगर वो ये अपराध करता है तो उसके लिए भी क्या होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है। धारा 144 कहता है अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। धारा 144 क्या है, अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। धारा 144(1) में बताया गया यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है और ऐसे बालक को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए लगाएगा वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि जो है कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की होगी और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 144(2) क्या कहती है, इसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है और ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए नियुक्त करेगा तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 145 का कहती है दासों का अभ्यासगत लेन देन।
यदि कोई व्यक्ति आदतन दासों का आयात निर्यात स्थानांतरण क्रय विक्रय तस्करी या सौदा करता है तो उसे आजीवन कारावास 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 145 में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं वीडियो, आपको ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। तो धारा 146 क्या कहती है? गैर कानूनी अनिवार्य श्रम। जैसे यदि कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा तो उसे किसी 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 146 में बताया गया है। धारा 147 बताता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करना। धारा 147 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या कोई युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। साथ ही में क्या करेगा? वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 147 में बताया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना। धारा 148 क्या कहती है? धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराध करने का षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र करेंगे धारा 147 के तहत। तो क्या होगा? यदि कोई भारत के भीतर या बाहर तथा भारत से परे धारा 147 द्वारा दंडनीय किसी अपराध को करने का षड्यंत्र करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को भयभीत करने का षड्यंत्र करेगा तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 149 का कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्र आदि एकत्रित करना। देखिए, यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने के लिए तैयार होने के आशय से जन शस्त्र या गोला बारूद एकत्रित करेगा या युद्ध करने की तैयारी करेगा तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 149 में कहा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्र आदि एकत्रित करना, धारा 149 है। अब धारा 151 में क्या कहा गया है? किसी अवैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी विधिपूर्वक शक्ति का किसी भी प्रकार प्रयोग करने में विरत रहने के लिए विवश करने के आशय से उस पर हमला करेगा या सदोष अवरोधित करेगा या सदोष अवरोधित करने का प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा भयभीत करेगा या भयभीत करने का प्रयत्न करेगा तो वह क्या है? 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह धारा 151 में बताया गया है। धारा 152 क्या कहती है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य विचित्रण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयास करेगा या लापरवाही गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा या भारत सरकार की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा, उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा किसमें बताया गया है? 152 में बताया गया है। धारा 153 क्या कहती है? भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। देखिए, यदि कोई भारत सरकार के साथ अशांति रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है या ऐसे युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। तो धारा 153 में यह बताया गया है। अब आगे की जो वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगी, क्योंकि ज़्यादा धारा करेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो धारा 153 तक ही हम कराएंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट धाराएं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कराया जाएगा। तो सारी धाराएं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म होने की कोशिश हो जाएगी कि ख़त्म हो जाएगी। 3 पार्ट में BNS ख़त्म हो जाएगा और ही
बहुत ही जल्दी मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही बड़ी-बड़ी वीडियो बनती हैं, बहुत लंबी-लंबी क्लास चलती हैं कि मैंने जो है बहुत ही तेज़ी से कराया है। तो आप लोग की बीएनएस अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, वो जाके पहली वीडियो देख लें, फिर ये वाली वीडियो देखें। इसके बाद अगली जो वीडियो आ जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बीएनएसएस चलेगा, फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट स्पेशल जो है टॉपिक्स चलेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।